नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है यूजीसी नेट। ठीक है, यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क दोस्तों यूनिट नंबर 9 में दिया हुआ है कि श्रम कल्याण एवं मानव संसाधन प्रबंधन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है दोस्तों HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आज मैं जो चर्चा करूंगा दोस्तों, श्रम कल्याण से संबंधित चर्चा करूंगा। कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम है जो एग्जाम में प्रश्न बनकर आए हैं। प्रश्न बनते कैसे हैं दोस्तों, एक बार आप उसे भी देख लीजिए। देखिए दोस्तों, प्रश्न इस तरीके से आएंगे कि निम्नलिखित श्रम विधानों को अधिनियमित किए जाने के वर्ष के क्रम में काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब इस प्रश्न के लिए दोस्तों आपके पास 4 पॉइंट रहेंगे, ऑप्शन नहीं है, ये पॉइंट है। ये रहेगा दोस्तों जैसे श्रमिक संघ अधिनियम, हो सकता है अगली बार वो नेक्स्ट टाइम में चेंज कर दे, श्रमिक संदाय अधिनियम कर दे। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम और मजदूरी भुगतान अधिनियम। तो इन सब अधिनियम को दोस्तों तो आपने पढ़ लिया, लेकिन आपको काल क्रम तो याद है ही नहीं, तो आप क्वेश्चन को लगा भी नहीं पाओगे। दोस्तों एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोगों ने लास्ट ईयर में क्वेश्चंस अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो ऐसे प्रश्न जो है देखने को ज़रूर मिला होगा एग्ज़ाम में आप लोगों को। ठीक है, अब उसके बाद जो पॉइंट है, उन पॉइंटों के बाद आपको कूट मिलेगा यानी ऑप्शन मिलता है। तो आपको इस तरीके से 4 ऑप्शन होंगे, इसको हमें क्रम में लगाया है। देखिए, पहले ए आया था, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर डी आया, तो ये गलत है। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अभी मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ इन सभी अधिनियमों के बारे में, कब कब आया, इसके क्या कार्य हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं, ये किस लिए और कहाँ पर ज़्यादा फेमस था। ठीक है, इन सभी अधिनियमों के बारे में दोस्तों मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा। टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आप लोग दोस्तों इस टॉपिक को एक पेज पर लिखिए और उस पेज को आप लोग क्या करो, फोल्ड कर दो। एग्ज़ाम देने से पहले इस टॉपिक को ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि यहाँ से इस तरीके से काल क्रमानुसार से बनकर एक प्रश्न आएगा दोस्तों। ठीक है, एग्ज़ाम देकर आना, फिर मुझे कमेंट करके बताना, या मेरा नंबर तो है ही है डिस्क्रिप्शन में, मुझे कॉल कर लेना कि सर ऐसा प्रश्न नहीं आया था। ठीक है, तो मैं श्योर कर रहा हूँ दोस्तों ये प्रश्न आएंगे इस टाइप से, और मैं सभी जितने भी प्रमुख श्रम अधिनियम हैं उन सभी श्रम अधिनियमों के बारे में चर्चा करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं प्रश्न की तरफ, टॉपिक की तरफ। दोस्तों आज मैं आप लोगों से जो श्रम के प्रमुख अधिनियम हैं उन सभी प्रमुख श्रम अधिनियमों पर चर्चा करूंगा। जैसे सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 में आया था। फिर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, अभी अभी आप लोगों ने देखा है प्रश्न में यही क्वेश्चन सेम था, तो 1948 में आया था। बोनस संदाय अधिनियम और समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 में आया था। ठेका श्रम या उसी को विनियमन और उन्मूलन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, और ये आया था 1970 में। और बाल श्रम अधिनियम, अब बाल श्रम अधिनियम को जो विनियमित करने वाले जो कानून हैं उन अधिनियम के बारे में देखिए 1986 में है। लेकिन जब इस अधिनियमों को दोस्तों क्या किया जा रहा था कि बाल नियोजन पर जो अन्य भारतीय वैधानिक उपबंध अधिनियमों को शामिल किया जाता था, तो इसके भी अंतर्गत कुछ पॉइंट आती थी। जैसे में बाल अधिनियम 1933 में आया था, अभी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, कारखाना अधिनियम 1948 में आया था, खदान अधिनियम, फिर उसके बाद बगान श्रम अधिनियम, मोटर परिवहन अधिनियम 1961 में आया था, बीड़ी और सिगार कर्मकार अधिनियम था। ठीक है, तो 1966 में आया था। ये सारे अधिनियम आपको याद होने चाहिए दोस्तों। देखिए, आप जब बार बार डिस्कस करोगे किसी से भी ना, तो आपको याद रहेगी हर चीज़ें। मैं क्या करता हूँ कि मैं सभी से अधिनियमों वगैरह पे जब मैं चर्चा करता हूँ तो बराबर कंटिन्यू इन लोगों पर वर्ष के साथ मैं उनसे डिस्कस भी करता हूँ। तो इस तरीके से मुझे सारी चीज़ें याद हैं, आप लोगों को भी वो चीज़ें याद हो सकती हैं जब किसी से डिस्कस करोगे। ठीक है, आप बात करो तो बाल अधिनियम मत बोलो कि बाल अधिनियम आया है, नहीं, आप पूरा बात बोलो कि बाल अधिनियम 1933 में आया था। ठीक है, अगर आप किसी से बात कर रहे हो कि बाल श्रम निरोधक और विनियमन अधिनियम जो आया है इसके बारे में आप किसी बंदे को या किसी व्यक्ति को इसके बारे में बता रहे हो ना, तो 1986 करके बताओ। अब इसके अंतर्गत जो उद्देश्य है, जो कार्य है, वो भी अगर बताते हो तो आपको बहुत अच्छी बात है। तो डेली दोस्तों आप लोग बात भी करो, और किस तरीके से बात करना, एक समाज कार्यकर्ता की तरह की बात करना, अपने फ्रेंड से ही बात करो, तो उनसे यही सब पूछो, उन्हें यही सब बताओ कि क्या चीज़ औद्योगिक रोजगार यानी अस्थायी आदेश अधिनियम क्या है, फिर वाणिज्य
पोत परिवहन अधिनियम क्या है 1958 में आया था, ठीक है। फिर राज्य दुकान एवं वाणिज्य संस्था एक अधिनियम आई थी। इस सभी अधिनियमों के बारे में बात करो। शिशु अधिनियम 1961 में आया था, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आप लोग याद रखो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे रेलवे कर्मचारी प्रसूत लाभ अधिनियम। अभी मैं इन सभी अधिनियमों पर बात करूंगा। ओवरऑल कुल टोटल 15 अधिनियम होंगे दोस्तों। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी जाए, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इसके बाद मैं कभी आप लोगों को श्रम वरम के बारे में नहीं बताऊंगा, ये चीज़ें याद रखना। ये लास्ट वीडियो श्रम पर आधारित है और इम्पोर्टेंट है। सारे टॉपिक यहाँ पर दोस्तों इम्पोर्टेंट है। IMP करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों से। ये आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर उठा के, या हरियंट की बुक है या उपकार की बुक है, कोई भी बुक है उठा कर देख लीजिए। सारे अधिनियम पर क्वेश्चन एक बार नहीं 3 4 5 बार मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। हमारा सामने पहले ही पॉइंट है दोस्तों कि मजदूरी संदाय अधिनियम। आप लोग लिख लीजिए दोस्तों, इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब देखिए, समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझोगे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। रिलेट करो कि 1936 की बात है, यानी तब भारत हमारा स्वतंत्र भी नहीं हुआ था, ठीक है, आज़ाद भी नहीं हुआ था, बहुत पहले की बात है। अब उस समय एक चीज़ और देखो, यहाँ एक चीज़ और याद हो जाना चाहिए कि आप लोगों को मैंने कई बार बताया कि चलिए आप लोगों के लिए एक 1936 में समाज कार्य एक आया था अपने भारत में। उस समाज कार्य का क्या नाम से रखा गया था, वो नाम बताना है आप लोगों को कमेंट में, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को याद रखना चाहिए कि 1936 में और क्या चीज़ आई थी सोशल वर्क से रिलेटेड। तो अब मैं बात कर रहा हूँ मजदूरी संदाय अधिनियम 1936। तो यहाँ पे केंद्र सरकार रेलवे, खदान, तेल और क्षेत्र, वायु परिवहन एवं महत्वपूर्ण बंदरगाहों के प्रतिष्ठानों के संदर्भ में जो अधिनियम था, उससे रिलेटेड जो अधिनियम थे, उन्हीं के अंतर्गत कुछ उपयुक्त सरकार थे। अब सरकार ने जो बनाया, तो सरकार कौन सी? केंद्र सरकार थी। अब ये मत रिलेट करना कि राज्य सरकार का इसमें कुछ हस्तक्षेप है 1936 वाले में, एकदम अलग है। क्योंकि ये मजदूरी संदाय अधिनियम पहली पॉइंट, दूसरी पॉइंट 1936, तीसरी पॉइंट ये केंद्र सरकार का है। अब केंद्र सरकार ने कहाँ इसे बनाया था? ये बनाया था बंदरगाह पे। तो अब ये मत सोचना कि मुझे बंदरगाह भी याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि पश्चिमी तट पे कौन कौन से बंदरगाह हैं, ठीक है, फिर पूर्वी तट पे कौन से बंदरगाह हैं, काराकोरम बंदरगाह कहाँ पर है, पेरिनार बंदरगाह कहाँ, ये चीज़ें आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना आप लोगों से पूछा जाएगा सिर्फ इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट और उसके कार्य और उद्देश्य। देखिए, ये था इसका जो संबंध, पूछ सकता है, एलिगेशन दे सकता है कि बताइए मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, ठीक है, या 1936 नहीं हटाएगा तो सिर्फ लिख देगा मजदूरी संदाय अधिनियम रेलवे, खदान, तेल क्षेत्र, वायु परिवहन से महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर प्रतिष्ठानों के संबंधित रहा या नहीं रहा है। तो ये क्या केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई है या नहीं बनाई गई है, इस तरीके से एलिगेशन टाइप का क्वेश्चंस बनाएगा दोस्तों। तो आप लोग वहाँ पे कहना सही है, ठीक है। यदि इसी से रिलेटेड कुछ और नीचे फैक्ट में आता है आर में, तो उसकी व्याख्या भी करेगा, लेकिन इसी से संबंधित होना चाहिए। यदि ये टॉपिक से हट के अगर कुछ कारण बता रहा है तो दोस्तों उसकी व्याख्या नहीं करेगा, लेकिन वो पॉइंट याद होना चाहिए। चलिए अभी मैं दूसरे अधिनियम पे जब बताऊंगा उससे भी रिलेट कराऊंगा। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। कि जो चीज़ें समझ में ना आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रत्येक नियोक्ता रेलवे। अब मैं जब कहीं बात करूं आप लोगों से कि प्रत्येक नियोक्ता के बारे में, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए ये रिलेट कर रहा है कारखानों को छोड़कर, ठीक है, और जिसमें मजदूरी का भुगतान करने के लिए मजदूर या जिम्मेदार होते हैं, जिसमें व्यक्ति जो होता है नियोक्ता यानी रेलवे प्रशासन है, जिसमें रेलवे प्रशासन से संबंधित स्थानीय क्षेत्र के लिए इसके लिए किसी व्यक्ति, अभी मैंने बोला ना कि जो व्यक्ति से रिलेट कर रहा हो तो व्यक्ति को नामित किया जाता है। तो यानी ये जो दोस्तों मजदूरी संदाय अधिनियम है 1936 का, वो पहली चीज़ बंदरगाह से रिलेटेड है, यानी तेल क्षेत्रों से है, फिर वायु पर्यावरण से है, परिवहन से है, ऐसी चीज़ों से है, उन्हीं से रिलेट कर रहा है ये चीज़, है ना। तो वो चीज़ आपको समझना है किससे रिलेटेड, क्योंकि व्यक्तियों को एक क्या कर रहा है, वो मॉडिफाई कर रहा है, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहा है, लोगों को क्या कर रहा है, एक स्वस्थ जीने का एक तरीका बता रहा है। और श्रम में अगर भी आप श्रमिक हैं या श्रमिक काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए बाल श्रम के बारे में बात करूँ, लेकिन बाल श्रम के लिए अनेकों कानून बनाए गए हैं, लेकिन कोई खास सुधार नहीं देखा गया है। बाल नियोजन के लिए जो अन्य भारतीय वैधानिक उपबंध आए हैं उस अधिनियम में, उनको शामिल किया गया। मैंने अभी आप लोगों से उपरोक्त में कुछ चर्चा किया है कि बाल अधिनियम 1933 का, फिर कारखाना अधिनियम 1948 का, और मान लीजिए बालक ने जिस संस्था में कार्य कर रहा है उसके लिए भी जो अवकाश प्रदान करना अनिवार्य माना जाता है, तो ये भी एक बाल श्रम अधिनियम का ही एक विशेषता के रूप में आ जाता है। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है।
देखिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है ना। यहाँ से अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं बाकी आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे, मैं आप लोगों से वो चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, आप लोग फैक्ट के रूप में कॉपी पर लिखते चलिए साथ ही साथ इम्पोर्टेंट बनाकर, ठीक है। इस तरीके से या तो आप एरो लगा लो, एरो के तरीके से आप लिखते चलिए, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि मजदूरी की अवधि जो होती है अंतिम दिन के बाद विनिर्दिष्ट दिन समाप्त होने से पूर्व भुगतान अवश्य किया जाना चाहिए। ये चीज़ें कंपलसरी है। और ये किस अधिनियम की बात है दोस्तों, तो मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 की बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अच्छा, एक चीज़ वर्तमान से रिलेट है तो हो सकता है क्वेश्चन में दे दे कि हाल ही में, प्रश्न अगर वर्तमान करे या हाल ही की बात करे तो आपको समझना है करंट से पूछ रहा है, ठीक है। अब अधिनियम है तो हो सकता है दोस्तों ये हाल ही से प्रश्न बनाए, अप्लाइड क्वेश्चंस, ठीक है। तो बनाएगा किस तरीके से, देखिए कि समय में 18,000 प्रति माह तक वेतन लेने वाले कर्मचारी इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल हैं। अब क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कौन से अधिनियम में, ठीक है, हाल ही में कौन से अधिनियम में 18,000 रुपये या 18,000 प्रति माह तक वेतन लेने वाले जो कर्मचारी हैं वो किस अधिनियम के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। तो ये रखा गया है दोस्तों मजदूरी संदाय अधिनियम में, ठीक है। अब क्वेश्चंस इस तरीके से भी बनाएगा कंफ्यूज करने के लिए कि बताइए ऐसे कुछ ऐसे आर्थिक क्षेत्र हैं जहां पर बालकों यानी 13-14 साल तक के बच्चों को बेझिझक कार्य कराया जाता है। तो ये किस अधिनियम की बात है, तो ये इस तरीके से एलिमेंट वो करेगा, आप लोगों से रिलेट करेगा। तो आप ऐसा ना समझिएगा कि ये मजदूरी संधाई का रूल है, क्योंकि मैंने बालक की बात कर दिया है तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि बाल श्रम से ही रिलेट हो रहा है ये, ठीक है। मैं आप लोगों को हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा, उसे पकड़ने के लिए किस तरीके से आप कौन से अधिनियम को कैच करोगे। तो आप यहाँ पर समझना है सीधे सीधा, जब 18,000 प्रति माह की बात होगी तो आप समझा बड़े व्यक्तियों से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की। इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि यह अधिनियम सरकार ने विनिर्दिष्ट रोजगारों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत करता है और इस उपयुक्त अंतराल एवं अधिकतम 5 वर्षों के अंतराल तक पहले से ही निर्धारित न्यूनतम मजदूरियों की समीक्षा करने एवं संशोधन करने का प्रावधान भी है। तो अगर अब दोस्तों जो मजदूरी है उन मजदूरों को, ठीक है, क्या करना है उसके बारे में पूरे अच्छे से विस्तृत लेवल पे, उनको व्यापक लेवल पर एक अच्छे से जानकारी देना, ठीक, उनकी समीक्षा करना। ऐसी प्राधिकृत जो योजनाएं चलाई गई उनके लिए कुछ प्रावधान चलाए गए, वो इसी योजनाओं के अंतर्गत इसी अधिनियम के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें भी कुछ संशोधन हुआ। तो पूछेगा कि हाल ही में बताइए किस अधिनियम में संशोधन हुआ, तो आप लोग बताओगे मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का। अब 1948 का आया है तो एक चीज़ और याद रख लेना है चाहिए आप लोगों को कि 1948 में दोस्तों एक कारखाना, ठीक है, कारखाना अधिनियम 1948, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको इससे रिलेट कर लेना है। तो कहीं ये ना हो कि सर ने बताया मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और कारखाना तो बताया ही नहीं, या कारखाना मैंने बताया होगा तो आपने ये मत रिलेट करना कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम नहीं बताया। तो इस तरीके से आप लोगों को एक वर्ष से और भी क्वेश्चनों को रिलेट करते चलना है, ठीक है। अब देखिए हालांकि इसमें एक चीज़ और आ रही है, अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इसे बहुत ही बारीकी चीज़ बता रहा हूँ। ये जो अप्लाइड क्वेश्चंस बनते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार ने अपने प्राधिकरण अथवा इसके अंतर्गत चलाए गए किसी अनुसूचित रोजगार के लिए अथवा रेलवे प्रशासन एवं खदानों, तेल क्षेत्रों अथवा बड़े कारखानों अथवा केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किसी निगम से संबंध में एजेंसी या उपयुक्त एजेंसी है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, आपको मैं अंतर बता रहा हूँ। हमने जब पढ़ा मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 का तो उसमें भी केंद्र सरकार काम कर रही थी, कौन से, तेल खदानों से, क्षेत्र से, बंदरगाहों से ही रिलेटेड था, यही चीज़ था ना, रेलवे था। अब आ जाएगा तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे फिर तो। लेकिन ऐसे जगहों पे आपको समझना ये चीज़ें हैं कि ये जो संबंध बनाता था निगम के संबंध में उपयुक्त एजेंसी से थी ये, ठीक है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों ने उस चीज़ को समझ लिया होगा। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये एजेंसियों से रिलेटेड था दोस्तों। और ये जैसे आप लोगों ने सुना होगा एमसीडी का नाम, तो ये ऐसी जगहों पे जो श्रमिक लोग हैं
उन लोगों के लिए इन चीज़ों पर छूट दिया गया था, प्रावधान के बारे में चर्चा की गई थी। अनुसूचित जाति का हो या अनुसूचित जनजाति का हो, उन्हें रोजगार के संबंध में जो था जब देखो MCD क्या होगा, वो तो हर जगह होती है, तो स्टेट में भी आ जाएगी, तो इसलिए इसे रिलेट कर लेना है राज्य सरकार से। अब राज्य सरकार उपयुक्त हो जाती है जब MCD की बात आती है, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान देना। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ोगे तभी आप कर पाओगे, ठीक है। देखिए, केंद्रीय क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी का प्रवर्तक केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र यानी ICRM के जरिए सुनिश्चित किया जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत 40 अनुसूचित रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की थी और मुख्य श्रमयुक्त 6 महीने के अंतराल पर अर्थात 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर के प्रभाव से इसकी जो समीक्षा थी उस पर करने वाला दोस्तों था VDA है, ठीक है, VDA था। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं दोस्तों, फटाफट करेंगे है ना दोस्तों। चलिए देखिए, बोनस संदाय अधिनियम है 1965 में आया था। ये सारे ईयर्स लिखते चलिए फटाफट। और इस अधिनियम में सभी कारखानों के प्रतिष्ठानों पर लागू होता था और जो 20 अथवा उससे अधिक श्रमिकों के लिए ये उपयुक्त होता था। 1965 में यह अधिनियम आया था और उस समय मजदूरी का जो न्यूनतम था दोस्तों 8.33% बोनस के रूप में प्रावधान किया जाता था। हालांकि आज भी बोनस मिलता है, जो मजदूर लोग हैं, काम करते हैं कंपनी फैक्ट्री वगैरह में, तो उन्हें भी आज भी बोनस दिया जाता है। अब उन अलग अलग कंपनियों के रूल हैं, किस तरीके से एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर जिस तरीके से PF करते हैं, उनका कुछ बिहाफ बनाते होंगे, कुछ बेसिक करते होंगे, उस हिसाब से देते होंगे भाई, वो अलग की चीज़ें हैं, ठीक है। वो अर्थव्यवस्था है, वो इकोनॉमिक्स है, वो नहीं आएगा प्रश्न में। यहाँ सिर्फ इतना कहा कि उसने उस समय जब मिलता था तो वो मिलता था दोस्तों 1965 में 8.33%, ठीक है, बोनस का प्रावधान था उस समय। अब इसकी पात्रता और उद्देश्य के बारे में निर्धारित वेतन के लिए 3500 रुपये प्रति माह होती थी, ठीक है। और इसी के निर्धारित अंतर्गत में ही दोस्तों 10,000 रुपये तक प्रति माह जो मजदूरी और उसकी वेतन के कर्मचारियों के दे के बोनस के लिए परिकलन और इस प्रकार किया जाता था कि जैसे कि वेतन अथवा उसकी मजदूरी में 3500 रुपये प्रति माह हो, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना आप लोग। अब इसी के लिए दोस्तों क्या हुआ कि औद्योगिक विवाद अधिनियम आया और ये IMP कर लिए इसी फैक्ट के अंतर्गत, ठीक है। 1947 में आया एक औद्योगिक विवाद अधिनियम और इसी के अंतर्गत जो था दोस्तों ये उपयुक्त सरकार द्वारा ही चलाई गई थी या उसे बनाई गई थी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, समान परिश्रमिक अधिनियम 1976। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और हालांकि मैं आशा भी करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। और इस वीडियो के अगर PDF चाहिए तो दोस्तों आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा। यदि आप लोग ग्रुप में हैं तो आप लोगों को मिल जाएगा, और जो बच्चे ग्रुप में नहीं हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहां से ज्वाइन हो जाइए। और ज्वाइन हो के जाओगे तो दोस्तों मैं आप लोगों को वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 की बात मैं कर रहा हूँ। अधिनियम में यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए एक ही समान प्रकृति के लिए कार्य और समान मजदूरी और हस्तांतरणों, प्रशिक्षण और पदोन्नति आदि के मामलों में महिला कर्मचारी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये प्रावधान था। अब ध्यान देना ये कि 1976 की एक बात आ रही है। नेक्स्ट मैंने एक चीज़ और बताया था, आर्टिकल याद है ना, कौन सा आर्टिकल में 15 में भेदभाव से रिलेटेड था, समान वेतन से रिलेटेड किस में था, आप लोगों को वो कमेंट करके बताना है। समान अधिकार के लिए किस में था, नीति निर्देशक जो तत्व थे जो अनुसूचित थी उसके अंतर्गत देखोगे तो आप लोगों को एक मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको आर्टिकल्स जो मिलेगा उस आर्टिकल्स को आप लोगों को यहाँ पर कमेंट करके बताना है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठेका श्रम अधिनियम। दोस्तों यहाँ पर क्या चीज़ है कि यहाँ बताया जा रहा है कि विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 की बात हो रही है। अब दोस्तों ये चीज़ें याद रखने के लिए इस अधिनियम में क्या चीज़ था कि ठेका श्रम के रोजगार और विनियमित करने के कतिपय परिस्थितियों में इससे संबंधित मामलों के लिए इसके उन्मूलन का प्रावधान किया गया था और अधिनियमित किया गया था। और दोस्तों इसमें 20 या इससे अधिक ठेका श्रमिकों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों एवं ठेकेदारों को लागू किया जाता था। तो ये चीज़ें याद रखना दोस्तों। बेसिकली इसमें होता था क्या कि जो सरकार होती थी इस अधिनियम में वो उसी के मामले या परिणाम स्वरूप उसको क्या देती थी,
काउंसलिंग करती थी। और जो परामर्श देने के लिए क्या करती थी, केंद्रीय और राज्य सरकार जो है वो सलाहकार बोर्ड का गठन करके ही प्रावधान के माध्यम से उनको काउंसलिंग करता था, यानी परामर्श देता था, मार्गदर्शन करता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। और यहाँ से इम्पोर्टेंट अगर कोई पॉइंट बनता है दोस्तों, अच्छा देखिए, मैं हर बार एक चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत उपयुक्त सरकार द्वारा। तो आप लोग ये भी समझना दोस्तों कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय एक अधिनियम आया 1947 में कि औद्योगिक विवाद अधिनियम क्या है, तो उसी के अंतर्गत ही कुछ ऐसे श्रम अधिनियम थे जिसमें मॉडिफाई किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बाल श्रम। बाल श्रम अधिनियम 1986 में आया था और इसको विनियमन और निरोध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या था कि याद रखने वाली बात, जैसे इससे रिलेटेड आता है, एक ही क्वेश्चन पूछता है बार बार, विशेषताएं कि बताइए बाल श्रम इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाल बच्चों से संबंधित आजकल बहुत सारे ऐसे चीज़ें चल रही हैं जो असामाजिक बिहेवियर हो रहा है, तो इसलिए बाल श्रम से क्वेश्चंस बन जाता है। अब अगर आप सोशल वर्कर हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, तो अगर आप किसी के घर पे जाओगे तो सबसे पहले ही क्लाइंट बोलेगा कि मेरा बेटा ही बिगड़ गया है, या उसकी तारीफ भी करेगा तो उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें भी बताएगा। ठीक है, तो बच्चों से लेकर काफ़ी समस्याएं हैं और काफ़ी दिक्कतें भी हैं। लोग आर्थिक स्थिति के वजह से भी बाल श्रम करने लगते हैं और इनसे जो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्री हैं, काम भी लेती हैं बच्चों से। तो याद रखना इसकी विशेषताएं से किस तरीके से प्रश्न बनेगा अप्लाइड, ये चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए पहली चीज़ तो ये याद रखना कि किसी भी बालक को शाम 7 बजे से प्रातः 8 बजे तक कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं करती। ये पहली विशेषता इसकी आती है। दूसरी विशेषता में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो किसी भी बालक को दिन रात कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं करेगी। और तीसरी बात अगर मैं करूं दोस्तों तो बालक जिस संस्था में काम करता है उसे उसमें ही अवकाश प्रदान करना अनिवार्य माना गया है। तो ये भी दोस्तों बाल श्रम और अधिनियम 1986 के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, और यही इसकी ही अंतर्गत दोस्तों ये भी बताया गया था कि किसी भी बालक को किसी भी दिन किसी भी संस्था में कार्य करने के लिए विवश ना किया जाए तो ये बेटर होगा। ठीक है, तो ये भी बात इसी में कहा गया था। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ दोस्तों तो बात यह है कि कोई भी बालक अगर लगातार कार्य नहीं करेगा तो प्रत्येक बालक को समय में 3 घंटे के बाद विश्राम प्रदान करने की जो सुविधा होगी वो होनी चाहिए। ये बाल श्रम निरोध और विनियमन के अधिनियम के अंतर्गत ही आता है। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इस अधिनियम में क्या बताया गया कि बाल श्रम को एक निश्चित अवधि समय से लेकर ही करना चाहिए। ठीक है ना, अब इसमें कार्य करने का जो निर्णय लिया जाए या उससे बालकों के लिए शारीरिक क्षमता या उसके ज़्यादा कार्य करना पड़े, ऐसा कोई चीज़ें ना किया जाए, उस पर दबाव ना डाला जाए, इस चीज़ों को लेकर इस पर बताया गया था। अब दोस्तों ये चीज़ें याद रखना है कि वैसे तो बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार द्वारा अनेकों कानून बनाए गए लेकिन उसे तो क्रियान्वित नहीं किया गया। हमारे समाज में ऐसे कई क्षेत्र कार्यस्थल भी हैं, अगर आप लोग सोशल वर्कर हो तो आप लोग एरिया में जा रहे होंगे तो आपको पता होगा जहाँ पर भी बालक के श्रम करवाया जाता है और पता ही नहीं चलता कि उनके जैसे मिठाइयों की दुकान पे आप लोग देख लो। अगर आप लोग मैं बेसिकली गाँव में बहुत कम जाता हूँ, जब गांव में जाता था तो वहाँ मैं अक्सर बेसिकली ज़्यादा देखता हूँ क्या, मिठाइयों की दुकानें। सड़क के किनारे जो बसे छोटे छोटे रेस्तरां बनते हैं वो उसमें भी बच्चे काम करते हैं। कृषि क्षेत्र में भी काम करते हैं, चावल मिल में भी बच्चे ही काम करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो जबरन उनसे श्रम करवाया जाता है ना, उनकी पूरी तरह से शोषण किया जाता है। बाल श्रम को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका भी प्रस्तुत की थी और उस समय उन्होंने कानून को लागू करना अनिवार्य तो किया था, लेकिन जिसमें क्या हुआ कि जिसमें बाल श्रम करवाने के लिए कठोर सजा देने के लिए बताया भी गया था उसमें, लेकिन कौन फॉलो कर रहा है आजकल इसको, है ना। तो ये चीज़ें याद रखना। देखो औद्योगिक रोजगार अस्थायी अधिनियम क्या है, ये 1946 में आया था दोस्तों। तो ये चीज़ें याद रखना आप लोग। इसके अंतर्गत क्या चीज़ें हैं कि इस अधिनियम के द्वारा नियोक्ता के अंतर्गत जो रोजगार की स्थिति थी वो औपचारिक रूप से ही परिभाषित किया जाता था और अधिप्रमाणन प्राधिकरण के पास अस्थायी क्षेत्रों के प्रारूप अधिप्रमाणित करने के लिए भेजना अपेक्षित माना गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रेलवे कर्मचारी
और यहाँ पर ये था दोस्तों कि कार्य के घंटे व विश्राम की अवधि के नियमावली 2005 का है, यानी ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अभी जल्दी का है 2005 का। तो रोजगार के घंटे संबंधी जो विनियमन कारखाना या खान अधिनियम या इंडियन मर्चेंट शिपिंग अधिनियम द्वारा अधिशासित एवं विशिष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया, जिसमें संस्थानों को छोड़कर सभी संस्थानों पर लागू किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग इतना यहाँ से याद कर सकते हो दोस्तों। अब घंटों वगैरह से समय से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है कि श्रम की अवधि जो होगी विनियमित करता है, जो इसमें वर्गीकरण और संतुष्ट श्रमिक ऐसे समूह पर निर्णय के लिए प्राधिकृत या क्षेत्रीय श्रमायुक्तों के पास जा सकता है। तो ये चीज़ें याद रखना दोस्तों। संयुक्त सचिव द्वारा अपील ये प्राधिकृत था ये दोस्तों। नेक्स्ट अगर पॉइंट पे मैं बात करूँ आप लोगों से टॉपिक पर, तो प्रसूत लाभ अधिनियम 1961 का है। मैंने हालांकि कुछ ऐसे अधिनियम हैं जिस पे मैं आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं। अब 1961 का है, तो आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए। देखिए, जो चीज़ें मुझे तुरंत माइंड में क्लिक कर रही, मैं आपको इससे रिलेटेड और भी फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी सोचिए उसको और कमेंट भी करके मुझे बता सकते हो दोस्तों आप लोग, ठीक ना। और इस में जैसे 1961 में एक अधिनियम और आता है शिशु। अब ये मत सोचना कि शिशु अधिनियम जो है दोस्तों वो अलग है 1961 से, अब प्रसूत लाभ अधिनियम से। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक ही जैसा होता है, समझने पर सिर्फ फेयर है। ठीक है, आप समझिएगा तो आप अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या था दोस्तों यहाँ से जो टॉपिक बनता है, जो प्रश्न बनता है एप्लीकेशन और अप्लाइड प्रश्न है, वो बनते कैसे हैं। देखिए, मैंने अभी एक चीज़ बताया कि प्रसूत लाभ अधिनियम तो शिशु अधिनियम से भी रिलेट किया था। तो और एक चीज़ बताऊं, दहेज निषेध के बारे में आपको पता ही होगा, मैंने बता रखा है हालांकि अधिनियम 1961 के बारे में। तो यहाँ प्रश्न बनता है उसकी विशेषताओं से। ये भी देखिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है कि अधिनियम बच्चे के जन्म से पूर्व के बाद और अकपित अवधि जो होती है उसकी कप्य या कतिपय प्रतिष्ठाओं में महिलाओं को रोजगार और विनियमित करता है। ठीक है, प्रसूति एवं उसके लाभों को प्रावधान के बारे में चर्चा करता है। और इस अधिनियम में दोस्तों क्या था कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत शामिल कर्मचारी को छोड़ कर 10 अथवा इससे अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए खानों और कारखानों, सर्कस और उद्योग प्लांटों, दुकानों, प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। अब देखिए, इस अधिनियम में जो प्रसूत लाभ अधिनियम 1961 है, ये रिलेट कैसे बनाएगा, आपको करेगा दहेज निषेध से। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इस अधिनियम से अगर विशेषताओं के बारे में चर्चा करना, तो पहली पॉइंट याद रखना दोस्तों कि ये 10 अनुच्छेद में बांटा गया है। हालांकि मैं आप लोगों से 10 अनुच्छेद के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। जो प्रश्न बनते हैं वो बनेंगे आप लोगों से दोस्तों, मान के चलिए कि 2 से बन सकते हैं, 3 से बन सकता है, 4 अधिनियम से। मैं बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। देखिए, आर्टिकल जो 2 है, आर्टिकल 2 मैं बता रहा हूँ दहेज निषेध अधिनियम का। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि दहेज की बहुमूल्य जो प्रतिभूत होती है या कोई भी संपत्ति होती है, देने के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसमें सहमत होना परिभाषित किया गया था दोस्तों इसके अंतर्गत। अब इसमें पॉइंट भी बता दिया गया कि एक पक्ष के द्वारा जो विवाह में दूसरे पक्ष का विवाह, अथवा बताया गया कि किसी पक्ष के जो माता पिता द्वारा जो विवाह में अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी पक्ष का जो विवाह होगा वो अथवा किसी अन्य पक्ष से होगा, यानी उनसे संबंध रिलेट कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों। देखिए, समझिए कॉन्सेप्ट को ध्यान से कि दहेज 2 पक्षों का लेन देन की प्रथा है, पहली चीज। अब जिसमें बहुमूल्य धातुएं व कीमती वस्तुएं होती हैं और उस सामान को विवाह संपादन की एक शर्त बनाया जाता है ना। ये चीज़ें हैं आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 1 से कुछ ऐसे कुछ खास नहीं आता, क्योंकि उसमें 10 अनुच्छेदों के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, किस तरीके से बांटा गया है। आर्टिकल, अगर मैं धारा की 3 बात करूँ, इसमें दहेज लेने वाले देने वाले पर पाबंदी लगाई गई है। ठीक है, 3 में पाबंदी वाला 3 का है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। 5 साल की अगर लेता भाई, 5 साल की सज़ा होगी और 15,000 जुर्माना लगेगा। ये चीज़ें भी है। और फिर उसके बाद है दोस्तों धारा 4 में। धारा 4 में क्या है कि दहेज की मांग का निषेध है। ठीक है, यदि वह मतलब व्यक्ति दंड का भागीदार होता है तो उस समय क्या होगा, उस व्यक्ति को किसी भी दहेज, अगर कोई दहेज मांगता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 10,000 रुपये का जुर्माना होगा, 6 महीने और या 2 साल का कारावास की भी सज़ा हो सकती है, धारा 4 में है। ठीक है, धारा अगर मैं 5 की बात करूं तो दोस्तों इसमें क्या है कि दहेज लेने व देने को निरर्थक साबित किया है, बताया गया है। और इसमें ये भी कहा गया कि दहेज के वासियों और पत्नी के हितों के लिए धारा के द्वारा ही पुरानी प्रचलित प्रथाओं को, प्रथा जो होगी वो स्त्री धन थी
और उसको दोबारा लागू करने का जो प्रयास किया जा रहा था वो धारा 5 की बात में इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना दोस्तों। और इसमें क्या था कि जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 की थी उस विशेषताओं में, तो उसमें ये की बात आती थी कि भारतीय समाज में जो दहेज था वो एक बुराई के रूप में ही देखा जाता था। अब दहेज प्रथा जैसी कुरीति सबसे पहले ही हिंदू समाज में ही प्रारंभ हुई थी, और अब ईसाई, सिख, यानी मान के चलिए कि सभी धर्मों में लगभग ये बुराई जो है देखने को मिल ही रही है हम लोगों को, है ना। अब दहेज लेने व देने को एक ही ऐसी अपराध घोषित किया गया है जिसमें दहेज कानूनी अवरोध किए जाने पर भारतीय विवाहों का एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में या फैक्ट के रूप में देखने को मिलता है या दर्शाया भी जाता है। इसे प्रचार प्रसार के माध्यम से, लोग जागरूकता के माध्यम से हम लोग खुद ही एक दूसरे से बोलते हैं कि भाई दहेज लेना एक अपराध है, इस तरीके से ना। तो इस तरीके से लोगों के अंदर क्या कर रहे हैं, जागरूकता ला रहे हैं ना। तो ये सकारात्मक तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब यही सकारात्मक है कि भाई कठोर यातना देना, फिर दहेज की मांग पर दंड देना, फिर दहेज को प्रतिषेध अधिकार करना, पर नियुक्ति लगाना। अगर किसी कोई मांग रहा है दहेज, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो अगर हम लोग जाके उसमें बोल देते हैं या उससे जागरूक कर देते हैं तो वो भी एक क्या है, सकारात्मक विशेषताओं के अंतर्गत आता है। तो अप्लाइड क्वेश्चन ऐसे बनाएगा खुद पे रिले वो करके, और सोशल में क्या चल रहा है समाज में उसी से रिलेट करके आप लोगों को बना कर देगा दोस्तों। अच्छा, उपदाय संदाय अधिनियम है दोस्तों, तो 1972 में है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका कुछ खास नहीं है, बस ईयर याद रखिए। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट है, उसके बाद है दोस्तों आता है एक और ये है अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक रोजगार एवं सेवा शर्त विनियम अधिनियम 1979। देखिए, इसमें एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि अगर प्रवासी से रिलेटेड है तो हो सकता है इस टाइम में कोरोना का मैटर चल रहा है, तो प्रवासी वगैरह फंसे पड़े हैं बहुत सारी जगह पे, तो क्वेश्चंस यहाँ से बनाएगा। तो प्रवासी अगर अधिनियम करता है तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम से, तो आप लोग ध्यान रखना कि 1979 की बात है। और इसके अंतर्गत ये था कि राज्यीय प्रवासी श्रमिक के रोजगार विनियमित करना और उसकी सेवा शर्त एवं प्रावधान करना, इससे ही रिलेटेड ये था अंतर्राष्ट्रीय में। इससे बाहर कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, प्रवासी से बस इतना ही क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक एवं रोजगार सेवा शर्त विनियमन अधिनियम 1996 के अंतर्गत दोस्तों यह आया था। 1996 में इसकी स्थापना भी हुई थी अधिनियम की। अब अच्छा, ये अगेन दोबारा मैंने ले लिया है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो यहाँ पर एक और अधिनियम देखो दोस्तों, श्रम कानून कतिपय प्रतिष्ठान, ठीक है, प्रतिष्ठानों द्वारा रजिस्टरों को रखने के और द्वारा प्रस्तुत करने की जो छूट थी वो 1996 में थी। ठीक है दोस्तों, इस अधिनियम में 19 व्यक्तियों तथा नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में नियोक्ताओं को श्रम कानून के अंतर्गत रजिस्टरों को रखने और प्रस्तुत करने में छूट प्रदान करने का प्रावधान की बात कही गई थी दोस्तों श्रम कानून अधिनियम में 1996 में। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें याद रखना आप लोग। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारे जितने भी मैंने प्रमुख श्रम अधिनियम बताए हैं सारे आपको समझ में आया होगा। और यदि दोस्तों आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट कर दीजिए कि अगर समझ में आया, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। ठीक है, नहीं तो मैं अगेन कोई दूसरी वीडियो इसे ईजिली तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैं धीरे धीरे आप लोगों का सिलेबस फिनिश ही करने वाला हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग पढ़ते रहिए। और MCQ होने वाले हैं, अब लाइव MCQ चलेंगे दोस्तों, इसी महीने से स्टार्ट कर दूंगा मैं, तो क्वेश्चंस भी करते रहो। और एक चीज़ और है कि अगर मैं जैसे मेरे आप लोगों ने देखा होगा स्टेटस वगैरह पे, तो बहुत सारे बच्चे हैं अच्छे मतलब कमेंट करते हैं, तो कुछ बच्चों ऐसे हैं कि उस स्टेटस का जो जवाब देते हैं यानी क्वेश्चन का, वो गलत देते हैं। कारण क्या है, उनको भी वो क्वेश्चन आता है, मैं बताता हूँ, वो प्रश्न उनको आता है। मैंने एक बार एक क्वेश्चन किया था कि बताइए समाज सेवा कार्य का जो प्रक्रिया है वो क्या क्या है। अब उसमें दे दिया था अंतःग्रहण दिया था, और नेक्स्ट दिया था दोस्तों एक अंतःग्रहण दिया था, देन उसके बाद दिया था दोस्तों सामाजिक जांच। ठीक है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। हाँ, तो दोस्तों पहले क्या दिया था, यहाँ पर अंतःग्रहण दिया था, और उसके बाद अनुसंधान दिया था, और उसके बाद दिया था निदान, फिर उपचार दिया था। तो आपको ये सोचना है कि जो अंतःग्रहण और अनुसंधान था, ये दोस्तों था एक अध्ययन का ही पार्ट, सामाजिक जांच का ही एक पार्ट है ये। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर आ भी नहीं रहा था तो आपको ये इससे समझ लेना चाहिए था कि लास्ट में उपचार होना चाहिए।
उपचार के बाद निदान आना चाहिए। इस तरीके से अगर पीछे से आते तो भी आप कर लेते इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन इजी था, इसलिए क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ो, देन उसके बाद आप उसका जवाब दो, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे हर प्रश्नों का सही जवाब देते हो और इसी तरीके से देते रहो दोस्तों। आप लोगों को रिवीजन होता रहे सारी चीज़ें, और आप लोग भी क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। अगर कोई डाउट है किसी भी टॉपिक पर या क्वेश्चन पर तो आप लोग मुझे तुरंत कमेंट करें, ठीक है। मैं आपको उस क्वेश्चन के बारे में भी अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है दोस्तों तो लाइक ज़रूर करना और इससे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सके, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।